हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए जानकारी दी कि कांग्रेस ने देश के लिए आज तक कहां-कहां देश को व समाज को नुकसान पहुंचाया। ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल को, रॉबर्ट वाड्रा को, सभी को ईडी द्वारा पहले समनिंग की गई, पूछताछ की गई, इनकी बार बार इनकी हियरिंग हुई, इनको अपनी बात पूरी कहने का और रखने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ ये लोग राहत लेने के लिए ईडी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और उस प्रकार की सारी प्रक्रिया के बाद आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का आज पूरे देश के अंदर माहौल बनाना चाहती है, मैं इस विषय में आप लोगों से और आपके माध्यम से मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। ये 11 अप्रैल को बता दिया था और 11 अप्रैल 2025 को ही ईडी ने पीएमएलए एक्ट के धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों को नियम 5A(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां ये संपत्तियां हैं ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजीएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपियों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क भी किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली के हेराल्ड हाउस 5A बहादुर शाह जफर मार्ग और मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर ईडी द्वारा नोटिस भी चिपकाए गए हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी, क्योंकि वे तब नेशनल हेराल्ड के एकमात्र एम्प्लॉयज थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। इसी केस में अगस्त 2023 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया गया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से भी पूछताछ के बाद की गई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे तक पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से जून 2022 में 5 दिनों में 50 घंटे से पूछताछ भी की थी। इस नेशनल हेराल्ड मामले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। एजेएल पर मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं था, क्योंकि 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। अखबार के प्रकाशन के लिए एजेएल को कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारी जमीनें मिली। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। कंपनी एक्ट धारा 25 ने कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया था। तब एजेएल ने फैसला किया अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जबकि सारी की सारी राहत जो भी ली सरकारों से उन्होंने प्रकाशन के नाम पर ली, परंतु
जिस प्रकार से टैक्स की छूट और ये सारे मामले इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लोगों ने किए, पूरे खेल किए, तो 2008 में 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर कर्जा हो गया। तब एजेएल ने फैसला किया अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई और 2010 में सोनिया राहुल गांधी ने इसमें एंट्री की। एजेएल के 1057 शेयरधारक उस समय थे, 5000 में से घटते घटते 1057 शेयर होल्डर उस समय थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया कंपनी लिमिटेड शुरू कर दी इसी साल में। इसके तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी ने 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उसकी मां सोनिया गांधी की रखी, 38 के पास रखी गई। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो दोनों का निधन हो चुका, उनके पास थी। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ रुपए के शेयर YIL यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए और उसके बाद यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। हुआ क्या, उन्होंने जो 90 करोड़ लोन चुकाना था उसमें इन्होंने जिम्मेवारी ले ली। 9 करोड़ के शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इस तरह कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, खुद ही माफ कर दिया। यानी यंग इंडिया लिमिटेड को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया और जिसके मालिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और ये सारी टीम, सैम पित्रोदा, ये पूरी टीम मालिक बन गई। कांग्रेस ने एजेएल की होल्डिंग इस लोन के एवज में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। मतलब बिना शेयर धारकों को विश्वास में लिए इसके शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करने का इन्होंने काम कर दिया।